हैंग भी कर रहा है। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? Sir, Chalak Sachdev is waiting. Please let her in. सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Yes, sir. Good afternoon, sir. ओके, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या कवर किया था? कोई बताएगा आप लोगों में से?
किसी को नहीं मालूम? I have no time formula. हम लोग जनरल एलिमेंट्स इन टॉर्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। और जनरल एलिमेंट्स इन टॉर्ट में हमने बताया था आपको कि टॉर्ट्स में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। एक्ट कुल मिलाकर 4 से 5 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक्ट और ओमिशंस मैंने आपको बता दिए थे, और कुछ मैलिस बताया था आपको। तो लास्ट लेक्चर से जो था, मेरे ख्याल से वो मैलिस को कवर किया था। मैलिस यानी दुर्भावनापूर्ण, दुर्भावनाएं जो एक्ट के पीछे में होती हैं। हम लोगों ने ये समझने की कोशिश किया था कि वेदर मैलिस इज रिलेवेंट इन टॉर्ट और नॉट। मैंने आपको बताया था कि मैलिस जो होता है 2 तरीके का होता है। एक मैलिस इन लॉ होता है और मैलिस इन फैक्ट होता है। मैलिस इन लॉ जो होता है वो रिलेवेंट होता है, और मैलिस इन फैक्ट भी किसी किसी केस में रिलेवेंट होता है। जनरली मैलिस इन फैक्ट रिलेवेंट नहीं होता है, बट समटाइम्स जब हमें किसी क्वांटिटी को निर्धारित करना हो, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, क्वांटम ऑफ डैमेज को निर्धारित करना होता है, तो समटाइम्स जो है मैलिस इन फैक्ट जो है may become relevant in those cases, otherwise not. Otherwise the general rule is that malice in law. Okay, उसमें भी हमने कुछ एक्सेप्शंस पढ़े, कुछ जनरलाइजेशंस को हम लोगों ने डिस्कस किया। आज हम लोग जो हैं उसके आगे की बात जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो आज हम लोग जानने के प्रयास करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट्स जो हैं, इंटेंशन, नेग्लिजेंस एंड रेकलेसनेस, ठीक है। इसका क्या मतलब है? क्या टॉर्ट में इंटेंशन, नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस, चूंकि ये सभी के सभी मेंटल एलिमेंट्स हैं, ये भी ये भी रिलेवेंट होते हैं क्या? तो वी विल ट्राई टू इनकाउंटर दीज क्वेश्चंस। लेट अस सी फर्स्ट व्हाट इज इंटेंशन। जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट बिकॉज सम वॉइस आर कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड। लेट मी टू गेट इट साइलेंट। विनोद जी थोड़ा धीरे बोलिए आप लोग। और ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्योंकि अभी जो मैं आपको बता रहा हूं इंटेंशन, नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस, ये यही काम आने वाला नहीं है, ये हर जगह काम आएगा। जब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तब, जब आईपीसी पढ़ेंगे तब, और कोई भी स्टैट्यूट पढ़ेंगे, ठीक है, तो हर जगह ये चीजें काम आने वाली होंगी। इंटेंशन क्या होता है? लॉ में इंटेंशन का क्या इंपॉर्टेंस है? क्या इंटेंशन और मोटिव एक ही चीज होता है? ऑब्जेक्टिव, मोटिव और इंटेंशन क्या इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं? नेग्लिजेंस क्या होता है? रेकलेसनेस क्या होता है? क्या नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस एक ही चीज नहीं है? लॉ में इन चीजों का क्या महत्व है, और क्या केवल ये टॉर्ट में ही अप्लाई होते हैं? क्राइम में इनका क्या होता है? बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसके थोड़ी सी बातें
अभी आप यहां कर लेंगे तो आप सुखी रहेंगे। इंटेंशन क्या होता है पहले इसको देखते हैं। इंटेंशन जो होता है, इट इज ए इंटरनल फैक्ट। इंटरनल फैक्ट माने ये वो चीज है जो किसी व्यक्ति के अंदर चलने वाली चीज होती है, बाहर नहीं। समथिंग विच पासेस इन द माइंड एंड ए डायरेक्ट एविडेंस ऑफ विच इज नॉट अवेलेबल। आपके दिमाग के अंदर जो चलने वाला चीज है वो ऐसा है जो आप ही जानते हैं। दिस इज इंटरनल फैक्ट। फैक्ट बोला जो कि इंटरनल है, कोई दूसरा आदमी नहीं जान रहा है। कोई दूसरा आदमी सोचेगी कि हमारे पास में आपके दिमाग में चलने वाला जो चीज है उसका एविडेंस मिल जाए, इट इज नॉट अवेलेबल। और यह सामान्य ज्ञान की बात है कि किसी व्यक्ति के अंदर के दिमाग में जो चीज चल रहा है उसके विरुद्ध अगर वो चीजें गलत चल रही हैं तो उसके विरुद्ध कोई मुकदमा ठोक सके, नहीं होता, कहीं नहीं होता। यू कैनॉट ट्राई ए पर्सन in whose mind something bad is going on. Why? Because you are not sure that what is happening and what is going on in others' mind, which you want to get it fixed in the eye of the law. Yes. तो इसीलिए if that's why what a person thinks can be inferred only from his conduct. तो वो क्या सोच रहा होता है, अगर इसका अनुमान लगाना है तो केवल उसके कंडक्ट से आप अनुमान लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो यू मे हैव द एविडेंस ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन समबडीज माइंड, बट दोज एविडेंस कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ दैट पर्सन। उसके कंडक्ट से आप अनुमान लगा सकते हैं, हाँ इसका इंटेंशन कैसा है, अच्छा है, खराब है या निष्क्रिय है। ठीक है, कोई एक्ट होता है, इट इज इंटेंशनल टू इट्स कॉन्सिक्वेंसेस इफ द पर्सन कंसर्न हैज नॉलेज दैट दे वुड रिजल्ट एंड ऑल्सो द डिजायर दैट दे शुड रिजल्ट। समझिएगा इस बात को। कोई एक्ट है वो इंटेंशनल है, इंटेंशनल अपने परिणाम के प्रति है। कोई एक्ट अपने परिणाम के प्रति आशा युक्त है यदि वो व्यक्ति ये जानता है या उसको इस बात का ज्ञान है कि वो जो करने जा रहा है वो उसको वही परिणाम देगा जो कि वो इच्छित करता है। एक कार्य अपने परिणामों के बारे में आशा युक्त है यदि संबंधित व्यक्ति को यह ज्ञान है कि वो परिणाम देंगे और यह भी इच्छा है कि उसको परिणाम देना चाहिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? बिकॉज अगर ये बात अगर साबित होती है कि कोई एक्ट अगर इंटेंशनल है तो विधि में इसका एक विशेष महत्व है। ठीक है, तब हम कब कहेंगे कि कोई कार्य जो है वो आशा युक्त है? तो ये बात मैंने बताया आपको कि an act is intentional as to its consequences if the person concerned has the knowledge that they would result and also desire that they should result. अब दूसरा बात, इंटेंशन के बारे में आप ये जान गए। दूसरा चीज होता है नेग्लिजेंस। क्या नेग्लिजेंस और इंटेंशन एक ही चीज होती है? देखिए क्या होता है जब मामला नेग्लिजेंस का होता है, इट इज द केस ऑफ नेग्लिजेंस व्हेन द कॉन्सिक्वेंसेस आर नॉट नोटिस्ड टू
though a reasonable person would have foreseen that. जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को नेग्लिजेंस के साथ करता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस नेग्लिजेंस से किए गए कार्य का क्या परिणाम होगा उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति को नोटिस नहीं जाता, वो व्यक्ति ध्यान नहीं देता। हालांकि उसका परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा, एक दूसरा व्यक्ति जो रीजनेबल होता है, जिसके पास तर्क होता है, उसको हम कहते हैं रीजनेबल पर्सन, वो रीजनेबल पर्सन उसके परिणाम को देख सकता है। इसीलिए घर के जो बुजुर्ग अनुभवशाली व्यक्ति होते हैं, पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति होते हैं, जो रीजनेबल पर्सन जिसको आप कहते हैं, वो आपको समझाते रहते हैं कि बेटा वो काम को मत करो, फिर भी आप उस काम को कर देते हैं। आपको वो नहीं दिखाई देता कि इसका परिणाम क्या है होगा, लेकिन उन बड़े बुजुर्ग और रीजनेबल पर्सन को उनको मालूम है होगा, उनको वो फोरसीन कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कि इसका परिणाम बुरा ही होगा। तो जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप नेग्लिजेंट होते हैं उसके परिणाम के प्रति। हालांकि एक रीजनेबल पर्सन की नजर में, एक रीजनेबल पर्सन को मालूम है, वो मालूम कर सकता है इसका परिणाम बुरा होगा। समझिएगा। तो आपने दो चीज जाना, इंटेंशन, दूसरा चीज जाना आपने नेग्लिजेंस क्या होता है। अब हम रेकलेसनेस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि रेकलेसनेस क्या होता है। क्योंकि टॉर्ट में जब कोई काम इंटेंशन के साथ, नेग्लिजेंस के साथ और रेकलेसनेस के साथ करते हैं तो लायबिलिटी तीनों में अलग अलग होती है। रेकलेसनेस में क्या होता है इसको देखें। ये रेकलेसनेस होता है when the consequences are noticed to, though not desired, and there is a indifference toward them or willingness to run the rings. समझिएगा। परिणाम में तो आप ये जाना, अरे नेग्लिजेंस में तो आपने ये जाना कि जो व्यक्ति नेग्लिजेंस करता है उसको परिणाम के प्रति वो संजीद ही नहीं होता, मतलब उसको परिणाम का नोटिस नहीं होता। लेकिन रेकलेसनेस में ये नहीं होता है। रेकलेसनेस जब आदमी करता है तो परिणाम क्या होने वाला है उसको इस बात का ध्यान रहता है। तो इट इज ए केस ऑफ रेकलेसनेस व्हेन कॉन्सिक्वेंसेस आर नोटिस्ड टू। हाँ, ये अलग बात है कि उस परिणाम को वो डिजायर नहीं करता, वो नहीं चाहता कि ऐसा परिणाम हो, लेकिन वो जानता है कि वो ऐसा परिणाम हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी एक और चीज है कि देयर इज ए इनडिफरेंस टुवर्ड देम। परिणाम क्या हो सकता है ये मालूम है, लेकिन फिर भी उसके प्रति वो असंवेदनशील रहता है। कैसे रहता है? असंवेदनशील रहता है उसके प्रति। और कहीं ना कहीं ये डिजायरनेस होती है, ये विलिंगनेस होती है कि उस रिस्क को वहन किया जाए, वो रिस्क उठाया जाए। ठीक है, नहीं समझे आप? जब तक एग्जाम्पल नहीं आएगा तो आप नहीं समझेंगे। एग्जाम्पल रेकलेसनेस का आप ऐसे दे सकते हैं कि आपने देखा होगा या कभी कभी आप भी करते होंगे, जब कभी जोश चढ़ता है आपको तो आप में से कुछ लोग जो हैं
वो बाइक या 4 व्हीलर लेकर के निकल पड़ते हैं और भीड़ भाड़ इलाका में एक्सीलेटर लेकर के हाई स्पीड से हॉर्न बजाते हुए निकलते हैं, जबकि उस इलाके में ये लिखा हुआ है कि आप नहीं भी लिखा हुआ तो भी आपको मालूम है कि अगर मैं 20 से ज्यादा स्पीड से अगर गाड़ी चलूंगा तो ये खतरा है, कोई ना कोई सामने आ सकता है, कोई भीड़ टकरा सकता है, कोई बच्चे खेल रहे हैं वहां पर काफी, लेकिन फिर भी आप हो एक्सीलेटर लेकर के वो निकाल रहे होते हैं। बहुत हीडनेस, वो हीडनेस जो है आपके अंदर में, वो जाट, वो सवार, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, और ये नहीं है कि आपको मालूम नहीं, आपको मालूम है कि दुर्घटना हो सकती है क्योंकि आप उस स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन आप वो चाहते नहीं है कि वो दुर्घटना हो, लेकिन फिर भी आप ये चाह रहे हैं कि हम जल्दी से निकल जाए, जल्दी से निकल जाए, यहां से पार हो जाए। उस खतरे का भान है लेकिन फिर भी आप चला रहे हैं स्पीड से, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके अंदर में विलिंगनेस है कि उस रिस्क को उठाया जाए, उस खतरे को उठाया जाए। तो ये क्या है बच्चों? इसी को कहते हैं रेकलेसनेस। ये नेग्लिजेंस का केस नहीं है। नेग्लिजेंस में व्यक्ति जो है अपने परिणाम के प्रति सचेत नहीं होता। हाँ, वो दूसरा व्यक्ति जो रीजनेबल होता है उसको मालूम होगा, वो सचेत रहता है, वो मालूम कर सकता है कि हाँ ये ठीक नहीं है, लेकिन यहां वो चीज नहीं है। वो सचेत है, वो जानता है कि इस तरीके से चलेंगे तो ये हो सकता है, लेकिन फिर भी वो कर रहा है। विलिंगनेस, देयर इज समथिंग विलिंगनेस इन हिम। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन को देखिए आप, एक वॉलंटरी एक्ट विथ मेंटल एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन इट। कोई वॉलंटरी एक्ट है, माने कोई जबरदस्ती को थोपा हुआ दूसरे के द्वारा नहीं, एक व्यक्ति स्वयं स्वेच्छा से जो है किसी कार्य को करता है, और उसमें अलग अलग प्रकार के मेंटल एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। कैसे? इफ ए मैन थ्रो ए स्टोन एट अ वुमन, हिज ट्रेसपास टू हर पर्सन इज इंटेंशनल। कोई व्यक्ति अगर किसी औरत के ऊपर में कोई पत्थर को फेंकता है तो ये क्या है? ये उस व्यक्ति द्वारा उस पर्सन के प्रति, क्योंकि वो पर्सन के बॉडी के प्रति जो है वो ट्रेसपास है। ट्रेसपास टू हिज पर्सन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रॉपर्टी पे नहीं, उसके ऊपर फेंक रहा है, मैंने उसको शरीर पर लग रहा है। तो पर्सन मीन्स बॉडली, बॉडी से, उसके शरीर से संबंधित है। तो ट्रेसपास कहां हो रहा है? टू हिज पर्सन। जब हम कहेंगे ट्रेसपास टू हर प्रॉपर्टी, तब मतलब होता है कि उस व्यक्ति का प्रॉपर्टी है, उस पर ट्रेसपास हो रहा है। जब हम कहेंगे ट्रेसपास टू हर पर्सन, मतलब उसके शरीर पर ट्रेसपास हो रहा है। तो इफ ए मैन थ्रो ए स्टोन एट होम, तो हिज ट्रेसपास टू हर पर्सन इज इंटेंशनल। ठीक है, दैट ही थ्रू इट बिकॉज शी हैड रिजेक्टेड हिम। क्यों फेंका पत्थर? क्योंकि उसने जो है उसको रिजेक्ट कर दिया था। एंड इट वुड बी immaterial in determining his liability in trespass, कि what would be his motive। ठीक है, तो यहां पर उसने जो ट्रेसपास किया, उसके ट्रेसपास की वजह क्या थी, वो क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि उस लड़की ने जो है उसको रिजेक्ट किया था, लेकिन ये काम आने वाला नहीं है, वो लायबल होगा। तो मोटिव इज irrelevant here in determining the liability. The person who does the trespass to the person,
he will be liable. अब दूसरा चीज देखो, if he did not throw the stone for the purpose of hitting her, but ought to have foreseen that it was likely that the stone would hit her, his act would be unintentional but nevertheless negligent. ठीक है। अब क्या है कि वही व्यक्ति जो है वो पत्थर फेंकता है इस पर्पस से नहीं कि वो उसको हिट करेगा, लेकिन वो उसको देखना चाहिए था या समझना चाहिए था कि अगर वो फेंकता पत्थर तो वो उसी को लगेगा, इस बात की संभावना है कि वो उसी को लगेगा। तो उसका ये जो कार्य है वो हालांकि अनइंटेंशनल है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नेग्लिजेंट नहीं है। ओ सॉरी, वो तब भी उसके बावजूद भी उसका कृत्य जो है वो नेग्लिजेंट है। ठीक है, क्या मैंने कहा, व्यक्ति किसी औरत को ऊपर में इस आशय से नहीं फेंकता है कि वो पत्थर जो है उसको हिट करेगा, लेकिन जब वो फेंक रहा था तो उसको वो देख सकता था कि वो पत्थर जो है उस औरत को लगेगा ही लगेगा या लग सकता है। तो हालांकि उसका एक्ट जो है वो अनइंटेंशनल था, उसके बावजूद भी वो नेग्लिजेंट एक्ट था। अगला केस, यदि पत्थर what was her solely because it's if the stone what her solely because it rebounded off a tree at which he had thrown it, his conduct would be voluntary and he hit would be accidental. अगर वो पत्थर किसी पेड़ पर फेंका या किसी चीज पे फेंका और वहां से वो रिबाउंड होकर के उस औरत को अगर लग गया, तो हालांकि जो वो फेंका वो वॉलंटरी एक्ट था उसका, लेकिन उस पत्थर का उस औरत को लग जाना एक्सीडेंटल केस है। बट एक लास्ट केस देखिए, बट इफ वाइल ही वॉज होल्डिंग द स्टोन इन हिज हैंड, यदि उस मामले में जब वो पत्थर को अपने हाथ में वो पकड़ा हुआ था, ए थर्ड पार्टी सीज हिज आर्म, कोई तीसरा व्यक्ति उसके आर्म को पकड़ लिया, एंड बाय ट्विस्टिंग इट एंड कंपेलिंग इट, मैंने उस पकड़ लिया और उसको मोड़ दिया और उसको दबा दिया, तो उसके कारण से उसके हाथ से वो पत्थर छूट गया, रिलीज हिज होल्ड ऑन हिम। उसके बाद क्या हुआ कि इट फेल ऑन ओमेन, तत्पश्चात मैंने वेयर अपॉन इट फेल ऑन ओमेन। ठीक है, तो ऐसी दशा में हिज कंडक्ट वुड बी इनवॉलंटरी होगा and could never give rise to liability on his part. तो वो कार्य हालांकि उसी के हाथ से वो छूट के उस औरत को लगा था, ठीक है, वो इनवॉलंटरी होगा, मैंने वो चाहा नहीं था कि वो पत्थर उस औरत को लगे,
और इसके लिए फिर किसी तरीके का लायबिलिटी उसके तरफ से एराइज नहीं होगा। अब ये जो इलस्ट्रेशन मैंने आपको बताया है, इसमें एक कमेंट्री आवश्यक है करना। In the case where the stone thrown at a tree may hit the woman, it is assumed that the risk that the stone on rebound may hit the woman could not be reasonably foreseen, which negates negligence, and therefore it is an accident, though the act of the throwing stone is voluntary. So in this case also there will be no liability. तो जो मैंने रिबाउंड वाला केस बताया था, ठीक है, अगर वो देख सकता था कि उसके एक्ट से वो देख नहीं सकता था, वो अनुमान नहीं लगा सकता था कि वो पत्थर को फेंकते समय वो रिबाउंड होकर के उस औरत को लगेगा, लेकिन फिर भी वो लग गया, तो उस मैटर में भी वो एक्सीडेंट का ही केस होगा और कोई लायबिलिटी नहीं होगी। जबकि ये वाला जो केस जो मैंने आपको बताया, जिसमें किसी तीसरे व्यक्ति ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसको ट्विस्ट कर दिया, तो जिससे उसका हाथ से वो पत्थर छूट करके किसी औरत पर लग गया, उस औरत पर लग गया, तो ऐसे मैटर में जो लायबिलिटी इस व्यक्ति की तो नहीं होगी, लेकिन वो व्यक्ति जिसने उसका हाथ में मोड़ा उसकी हो सक जाएगी। ठीक है। हर्ष अग्रवाल अपने हाथ को रेज कर रहे हैं, कोई इनके दिमाग में प्रश्न है क्या? यस सर। क्या है बताओ। सर ये लास्ट इलस्ट्रेशन है जिसमें नो लायबिलिटी है रिबाउंड उनके केस में। सर इसमें और रेकलेसनेस में क्या अंतर हुआ सर? मैंने बताया कि रेकलेसनेस में अंतर यह होता है कि एक व्यक्ति को परिणाम का अनुमान रहता है, वो भले वो परिणाम नहीं चाहता है कि वैसा हो, लेकिन परिणाम का अनुमान रहता है। कोई कार्य करता है, उसको परिणाम का अनुमान है कि ऐसा करने से कुछ गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी वो करता रहता है, हालांकि वो चाहता नहीं है कि वो उस वो गलत चीज, वो दुर्घटना हो जाए, लेकिन उस वो उस रिस्क को उठाने के लिए अंदर ही अंदर से तैयार रहता है। एग्जाम्पल मैंने बताया, जब आप लोग जब रोड पे जो है बाइक चलाते हैं रैकलेसनेस तरीके से, माने भीड़ भाड़ में आप जो है कटा करके गाड़ी चलाते हैं स्पीड से, और यूं सोचते हैं कि ऐसे मैं कर लूंगा तो कट जाएगा, और फिर ऐसे करूंगा तो उधर से काट लूंगा, दाएं बाएं ऐसे करके आप स्पीड में कहीं, है ना, आप ये करते हैं, तो आप परिणाम क्या हो सकता है आपको मालूम है कि ये है ना, क्योंकि बहुत स्मार्ट आप गाड़ी चलाएंगे तो ठीक है, सामने में अगर 100 अवरोध है, आपको भी मालूम है कि क्या आप 100 अवरोध में से आप बहुत अच्छा स्किल्ड पर्सन होंगे तो 50-60 अवरोध आप अच्छे से पार कर लेंगे, लेकिन तब भी 40 से 30 से 40 अवरोध ऐसे होंगे कि आप जो है उसमें डगमगाएंगे तो आपका कभी ना कभी आपको उसमें चोट पहुंच सकती है, लेकिन फिर भी आप करते हैं। यू टेक द रिस्क ऑफ दैट रॉन्ग, though you does not desire that wrong would take place। ठीक है। तो आइए फिर से देखते हैं इंटेंशन, नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर कॉन्सेप्ट तो समझ गए सर, पर इस इलस्ट्रेशंस को हम ये भी तो कह सकते हैं ना, मान लो सामने वाला आदमी पत्थर को हवा में फेंक रहा है और खुद मान लो कुछ अपने सर को ढक लिया, तो उसको मालूम है अगर पत्थर को आसमान में फेंकेंगे तो किसी न किसी सर पे लगेगा। हाँ उसको मालूम है कि ऐसा हो सकता है हाँ। कि अगर मैं आसमान में पत्थर फेंकूं तो किसी न किसी के सर में जाके लगे, चोट लगे। हम्म।
और वो खुद के सर को ढक लेता है। हम्म। और वो चाहता नहीं है भले कि किसी के सर पे लगे, पर ये लापरवाही है ना सर। वो तो जान रहा है कि अगर पत्थर को आसमान में फेंका जाएगा या फिर छत से नीचे फेंका जाएगा कहीं, तो किसी न किसी के सर पे लग सकता है। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये लापरवाही है। सर पर इसमें तो नो लायबिलिटी कहा ना सर आपने, इसमें कहाँ लास्ट लाइबिलिटी इलस्ट्रेशन। कहा? सर आपने कहा ना नो लायबिलिटी। किस सर केस मैं कह में? अगर सर मैंने वो आसमान वाला पत्थर का मैटर दूसरा है, ठीक है, आसमान ने पकड़ा और आसपास में सारे लोगों का भीड़ है, तो किसी ना किसी को लगेगा। लेकिन जहां भीड़ नहीं है, एक ही औरत है, वहां जंगल का रास्ते है और सामने में पेड़ है, वहां से वो गुजर रही है और वो पत्थर मार रहा है, वहां, ठीक है। ओके सर, मतलब ये कह सकते ऐसा हैं कि भी हो अगर ये भीड़ सकता है कि तो कभी, हाँ होता। बोलो, कि वो उसने सर वही औरत को देखा ही नहीं, उसको औरत दिखाई नहीं दी, वो पत्थर पे मारा, औरत एक्चुअली उस पेड़ के नीचे के साइड में जहां खाई था वहां खड़ी थी और वो बाउंड होकर के उस पर लग गया। ठीक है। यस सर, लेकिन अगर यस। उसने औरत को देखा होता और उस तरीके से मारा होता कि इस एंगल से हम मारेंगे तो ये रिबाउंड होकर के उसको लगेगा ही लगेगा, तब नेग्लिजेंट नहीं, वो इंटेंशनल है। और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। जब आप क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे तो व्यक्ति जो है अपने परिणाम को निश्चित करने के लिए कई सारे उपाय वो करते हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये संभव है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, एक डाउट पूछ सकता हूँ? हाँ। सर थोड़ा सा ऑफ टॉपिक होगा, लेकिन जो आपने इसके ऊपर जो एग्जांपल है, होल्डिंग द स्टोन इन अ हैंड वाला, तो जो पर्सन स्टोन को होल्ड किया अपने हैंड में और उसने कहा है कि एक थर्ड पर्सन के कारण स्टोन उसके हाथ से रिलीज होके इंजरी हो गई वुमेन को, हम्म। तो क्या थर्ड पार्टी के ऊपर लायबिलिटी बन सकती है? मतलब मैं फॉर तो बोला एग्जांपल। था कि थर्ड पार्टी के ऊपर में लायबिलिटी बन सकती है दो तरीके से। एक तो उस व्यक्ति का जिसने कि उसने उसका फोल्ड किया हाथ, यस वो सर। व्यक्ति मान वो थर्ड पर्सन के है जो है, उसके ऊपर में वो फिक्स वो लायबिलिटी बन सकती है कि क्यों उसने उसके हाथ को मरोड़ा। यस सर। ठीक है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी ये चाहता था कि हम इस तरीके से करेंगे और उसके हाथ से वो छूट जाएगा, और छूट करके वो पत्थर जो है वो अनुमान लगा सकता था कि अगर वो उसी औरत के ऊपर में गिरेगा तो वो औरत के भी प्रति लायबल होगा। यस सर। ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए। अब एक टर्म रह गया है, थोड़ा ये गलत मैं लिख दिया हूं, उसको काट लीजिए। मेलफिशियंस है, फिर उसके बाद में आपका मिसफिशियंस है, एंड नॉन मिसफिशियंस है। इसको देख लेते हैं। ये भी टॉर्ट में कब रिलीवेंट होते हैं कब नहीं रिलीवेंट होते हैं, इसका क्या मतलब होता है, कब ये यूज होता है ये टर्मोलॉजी, इसको भी साथ साथ जानते चलिए।
हम कहते हैं कोई चीज जो है वो मेलफिशियंस के साथ किया गया है। द टर्म मेलफिशियन जो है इट अप्लाइज टू कमीशन ऑफ एन अनलॉफुल एक्ट। It is generally applicable to those unlawful acts such as trespass which are actionable per se and do not require the proof of negligence or malice। ठीक है। Malfeasance applicable, ये टर्म जो है दिस टर्म इज applicable to those unlawful act, lawful नहीं unlawful act which are actionable per se। अब कोई एक्ट जो है अगर वो एक्शनेबल पर सी है तो साबित करने की जरूरत नहीं होती है कि वो एक्ट जो है नेग्लिजेंस के साथ किया गया या मेलिस के साथ किया गया। माने उस एक्ट के पीछे में कोई दुर्भावना कार्य कर रहा था क्या, या वो एक्ट हुआ तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसने वो एक्ट किया वो नेग्लिजेंट था उस अपने परिणाम के प्रति। यह साबित करने की जरूरत ही नहीं है। इफ द एक्ट इज ए रॉन्गफुल एक्ट देन दैट एक्ट इज ए एक्शनेबल पर सी। ये जो शब्द है पर सी, पर सी का मतलब होता है अपने आप में। ठीक है। मेल मिसफिशियंस, ये जो टर्म है मिसफिशियंस, ये कब एप्लीकेबल होता है? इट इज एप्लीकेबल टू इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ सम लॉफुल एक्ट। जब हमें यह बताना होता है कि कोई लॉफुल एक्ट है उसको उचित तरीके से परफॉर्म नहीं किया गया, मतलब वो इम्प्रॉपरली इट वाज इम्प्रॉपरली परफॉर्म दो द एक्ट वाज लॉफुल। ठीक है। नॉन फिशियंस, ये जो टर्म होता है ये कब अप्लाई होता है? इट अप्लाइज टू फेलियर और ओमिशन टू परफॉर्म सम एक्ट which there is an obligation to perform। कोई एक्ट है उसको परफॉर्म करना का ऑब्लिगेशन है किसी व्यक्ति का, लेकिन वो नहीं किया, वो उसको ओमिट कर दिया। ठीक है। तो जब वो ऐसा करता है तो उसका वो एक्ट है नॉन फिशियंस कहलाता है। समझिएगा इस बात। Where there is a duty toward the individual injured to do the act by the omission whereof is caused, the non-fissions of such an act give rise to the cause of action to the same extent as misfeasance of an act of which there is a duty to perform in a particular manner। तो जहां पर कि कोई कर्तव्य है किसी व्यक्ति के प्रति, वो व्यक्ति जो इंजर्ड है, कर्तव्य है किसी चीज को करने का, तो वो व्यक्ति नहीं किया, है ना, तो
वो लायबल होगा लॉ में, ठीक उसी तरीके से जैसे कि मिसफिशियंस के केस में होता है। ठीक है, फॉल्ट को देख लेते हैं। और टॉर्ट और फॉल्ट के साथ में बहुत अच्छा याराना है। कैसे देखते हैं? लायबिलिटी ऑफ जो टॉर्ट होता है, इट जनरली डिपेंड अपॉन समथिंग डन बाय मैन, which can be regarded as a fault for the reason that it violates another man's right। यही होता है ना, ऐसे ही समझते हैं ना टॉर्ट को आप लोग। टॉर्ट में क्या होता है? टॉर्ट उसको कहते हैं दोष। काबा दोष ओ उसना उसना लफड़ा नहीं नहीं यार चाहिए ओ इसके ओ सब जान रहा हूँ साला वो एक ठो उसके जैसे हो गया है। अभी 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 ठीक है। तो your liability of the tort, it generally depend upon the something which is done by you, and one can regard your act what or your doings as a fault। Why it is a fault? Why it is referred as fault? Because it violates the another man's right। यही समझते हैं। It is a general understanding about the tort, that what is tort? It is a law of fault। लेकिन आपको यह समझना होगा कि जो लायबिलिटी है समटाइम्स एराउज विदाउट फॉल्ट, माने बिना गलती किए भी लायबिलिटी एराइज हो सकती है। मैंने कोई गलती किया नहीं साहब, तब क्यों काहे को फिर लायबिलिटी हमारे ऊपर में हो सकता है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल। और इसी तरीके की लायबिलिटी को, मतलब लायबिलिटी विदाउट फॉल, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी। समटाइम्स इसको कहते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आप आगे जाके पढ़ेंगे, एक नहीं होता है, अलग अलग होता है। लेकिन ये दो के दोनों इस तरीके के लायबिलिटीज होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति का गलती होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो लायबल हो जाता है। एक दो केस लॉ का मैं हवाला दे सकता हूं, हालांकि बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन दो मुख्य केस लॉ हैं। एक रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का केसेस है, और एक भोपाल गैस ट्रेजेडी का केस है। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 याद होगा आपको। भोपाल में एक गैस फैक्ट्री से गैस ओलियम लीक हुआ था, जिसके कारण से कई सारे लोग मर गए, कितने आंखों की रोशनी चली गई, कितने लोग लकवा हो गए। उसमें उस गैस कंपनी की कोई गलती नहीं थी। गैस कंपनी की कोई नेग्लिजेंस नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उस कंपनी को लायबल ठहराया गया। लायबिलिटी वाज फिक्स्ड ऑन दैट ओनर ऑफ दैट गैस कंपनी। ठीक है, थोड़ा रेलैंड बनाम फ्लेचर के केसेस को देख लेते हैं, जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से संबंधित था। यहां भोपाल गैस क्राइटेरिया जो है वो आपका एब्सोल्यूट लायबिलिटी से संबंध था, तो ये रेलैंड बनाम फ्लेचर जो है वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से संबंध था। और ये बहुत ओरिजिनल केसेस है आपका, बहुत शुरू का केसेस है, जब इस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल्स को कोर्ट ने जो अपने डिसीजन से इनक्राफ्ट किया था।
इस केस में ये कहा गया कि जो ऑक्युपायर है ये लैंड है, occupier of land who brings and keep upon it anything likely to do damage if it escapes is bound at his peril to prevent its escape and is liable for the direct consequences of its escape even if he has not been the guilty of any negligence. क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें यह कहा गया कि अगर कोई लैंड है, सपोज कीजिए, उसका जो ऑक्युपायर है वो लैंड का ऑक्युपायर जो है अगर अपने लैंड में ऐसा कोई चीज रखता है जमा करके या इकट्ठा करके जिसकी संभावना है कि अगर वो चीज जो अपने लैंड में उसने रखा है अगर वो स्केप किया, स्केप करके अगर वो दूसरे लैंड में अगर चला गया तो दूसरे के लैंड में जो चीजें हैं उसको वो नष्ट कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो चीज जो उसने अपने रखा है, वो खतरनाक चीज, उसको स्केप होने से वो रोके। अगर वो स्केप हो गया तो वह इस स्केप के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लायबल होगा। हालांकि तब भी जब उसका इस तरीके से स्केप हो जाना वो नेग्लिजेंस में हुआ। तो वेदर ही वाज है ना, वो नेग्लिजेंस में हुआ। कोई खतरनाक चीज रख दिया अपने जमीन में, मालूम है अगर ये चीज अगर किसी दूसरे के जमीन पे अगर चली गई वो खतरनाक चीज, तो वो दूसरे की जमीन पे जो खड़ी फसल है उसको बर्बाद कर देगी। सपोज को जो नमक उसने खुला अपने जमीन पे तो उसने रखा था बोरिया बिछा करके इतने इंतजाम से कि वहां उसके जमीन पे कोई, हालांकि उसके जमीन पे कोई फसल असल तो थी नहीं, है ना, उसने अच्छे से रखा हुआ था बोरिया बिछा करके। लेकिन अगर वही नमक जो है अगर किसी बगल वाले खेत में अगर चली जाए तो वहां पर रखा हुआ दूसरी फसल जो है उसको वो नष्ट कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। उसने उसको रखा, रात को बारिश हुई, बारिश होना उसका अपना गलती नहीं था, वो था भी नहीं, वो शहर के बाहर था, बारिश हुई और बारिश होने के कारण इतनी बारिश हुई कि वो नमक गल करके उसकी जो पानी की तरफ बहाव करके वो दूसरे की जमीन पर पहुंच गई और उसने सारे फसल को नष्ट कर दिया। अब देखो ना, अब यहां उसकी क्या गलती थी? बारिश क्या उसने किया? क्या नहीं किया ना। उसकी गलती क्या थी? बस यही था कि वो अपने जमीन पर जो है वो नमक रखा। नमक रखना उसकी गलती थोड़ी है, मेरा जमीन है, मैं अपने जमीन पर हर वो रख सकता हूं। नमक रखना अगर गैर कानूनी नहीं है तो लायबल विदाउट एनी फॉल्ट हो सकता है व्यक्ति। ध्यान रखिएगा टॉट। तो देयर आर ऑल्सो मेनी ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज। अच्छा, ये तो ये हो गया बात। इसके बाद में भी इसके ये तो हटा दीजिए, एक और अच्छी बात आप ये जान जाइए। एक और बात, ये तो केस लॉ से आया ना ये बातें। कुछ ऐसी लायबिलिटीज हो सकती हैं जो विदाउट फॉल्ट होती हैं। अब आगे जो बातें हैं आप ये जानिए कि ऐसे भी स्टेट्यूट्स बनाए गए हैं, विधान बनाए गए हैं, लॉ बनाए गए हैं, लेजिस्लेचर ने बनाया है, भारत के पार्लियामेंट ने बनाया है, या स्टेट लेजिस्लेचर या यूनियन लेजिस्लेचर ने बनाया है,
कि जिसमें कि किसी व्यक्ति की जो लायबिलिटी है वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है या एब्सोल्यूट लायबिलिटी होती है। इट मींस उस केस में गलती का कोई मतलब ही नहीं कि आप गलती किए हो या नहीं किए, बट still you are responsible for that. So there are also many duties and liabilities which is imposed on the statutes, by statutes. एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे इस तरह के विधान को आप इस तरह के रूल्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 में, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 में, और मोटर व्हीकल एक्सीडेंट एक्ट। बहुत सारे लेजिस्लेशंस हैं। ये सब लेजिस्लेशन ज्यादातर आपको सोशल लेजिस्लेशंस हैं या इकोनॉमिक लेजिस्लेशंस हैं, वेयर ए पर्सन इज मेड लायबल फॉर द डैमेजेस काज्ड टू समवन एल्स दो देयर वाज नो फॉल्ट ऑन हिज पार्ट। फैक्ट्री एक्ट में किसी व्यक्ति का हाथ कट जाता है, अब भाई फैक्ट्री ओनर तो सब कुछ सावधान किया था, अब आपको ट्रेनिंग भी दिया था कि आप जो हैं कैसे फैक्ट्री को चलाएंगे, मशीन को कैसे ऑपरेट करेंगे, लेकिन हाथ कट गई या कुछ नुकसान हुआ आपको, तो फैक्ट्री ओनर कैसे जिम्मेदार हो गया भाई? फैक्ट्री ओनर की क्या गलती है? उल्टे ये भी हो सकता है कि फैक्ट्री ओनर का जो है वो मशीन खराब हो गया हो आपकी उस घटना के कारण, नुकसान तो उसका हो गया, लेकिन फिर भी दैट फैक्ट्री ओनर इज लायबल। व्हाई? बिकॉज द लॉ हैड मेड सो टू डू हिम लायबल। लॉ ने बनाया ही इसलिए कि हर इस मैटर पे ये क्यों किया जाता है, बिकॉज बताऊंगा आपको। निष्कर्ष में आप ये कह सकते हैं कि देयर आर टू एक्सट्रीम्स इन द लॉ ऑफ द टॉर्ट। टॉर्ट के जो लॉ होता है उसके दो एक्सट्रीम्स होते हैं, टू पोल्स होते हैं, एंड दैट इज नॉन लायबिलिटी इवन वेयर देयर इज ए फॉल्ट एंड ऑफ लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट। वो टू एक्सट्रीम्स क्या होते हैं कि कोई व्यक्ति लायबल है फॉल्ट के साथ में, ये एक स्ट्रीम हो गया। दूसरा, कोई व्यक्ति लायबल है विदाउट फॉल्ट से भी। ठीक है, और ये दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं। वो एक्ट इंटेंशनल भी हो सकते हैं और वो एक्ट जो हैं नेग्लिजेंस के साथ भी किए हुए हो सकते हैं। To the questions whether there is any consistent theory of the liability, तो ऐसे क्वेश्चंस का जवाब यही हो सकता है, all that can be said is that it wholly depends upon the flexible public policy, which in turn is a reflection of the compelling social needs of the time. प्रश्न बनेगा, जरूर प्रश्न बनेगा, आपके दिमाग में आता भी होगा कि क्या सर, माने जो लायबिलिटीज के जितने भी थ्योरीज आपने हमको बताए हैं, क्या इसमें कोई कंसिस्टेंसी है कि नहीं है? माने एक रूपता है कि नहीं है कि तो हमेशा कोई जो है, देखो तब जो है क्या कहते हैं कि ये अभी आपने बताया कि फॉल्ट, अगर कोई गलती किया है तो लायबल है, फिर आप बोल रहे हैं कि सर विदाउट फॉल्ट भी लायबल है। ये क्या तमाशा है? अरे कहीं कोई आप स्थिर रहेंगे, कहीं कोई कंसिस्टेंसी है आपकी थ्योरी में?
तो अधिक से अधिक इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि कोई किसी भी देश में जो लायबिलिटीज है वो डिपेंड करती है कि उस देश की पब्लिक पॉलिसी क्या है, और वो पब्लिक पॉलिसी जनरली वो फ्लेक्सिबल नेचर की होती है। तो इट्स होली डिपेंड, पूर्ण रूप से डिपेंड करता है कि उस देश की पब्लिक पॉलिसी क्या है। पब्लिक पॉलिसी क्या होता है? पब्लिक पॉलिसी एक्चुअली में ये रिफ्लेक्शंस हैं कि सोसाइटी के नीड्स क्या है एट दैट टाइम। तो किसी एक निश्चित समय में सोसाइटी की क्या नीड्स हैं, सोसाइटी के क्या कंपल्सन्स हैं, जो पॉलिसी है वो उस सोशल नीड्स का रिफ्लेक्शन होता है। तो व्हेन द पब्लिक पॉलिसी इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल जस्टिस or similar other considerations requires that the plaintiff be compensated irrespective of the fault, then the law provide for the strict liability, and where there are no such consideration, then public policy requires that the defendant should not be made to pay for the loss arising from an event which could not have avoided, and so the law provide the liability on the fault the principles. तो जब पब्लिक पॉलिसी जो है प्रभावित होती है सोशल जस्टिस से, जब पब्लिक पॉलिसी प्रभावित होती है इसी तरीके के किसी दूसरे कंसीडरेशन से, जो ये अपेक्षा करती है, वो सोशल जस्टिस या वो कंसीडरेशन जो जब ये अपेक्षा करती है कि प्लेंटिफ जो है, प्लेंटिफ यानी विक्टिम जो है वो कंपनसेट हो, फिर चाहे अगले वाले की गलती हो या ना हो, तो विधि जो है तब स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज का प्रावधान करती है। और जब इस तरीके का कोई कंसीडरेशन नहीं होता, इस तरीके का कोई मांग नहीं होता पब्लिक पॉलिसी सोसाइटी की तरफ से लोगों के सर्च में, तब विधि जो है वो ओवरलुक कर देती है और फिर वो फॉल्ट थ्योरी पर जो है वो बेस कर हो जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं समझता हूं क्योंकि आप लोगों को बात जो है समझ में आ गई होगी। इसी के साथ चलो रखते हैं, इसे कहने वाला इसी से लगी इसमें। ठीक है, तो किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, नहीं पूछने हैं तो सर थैंक यू। टीचिंग से क्लासेस कब चालू होंगी? बेटा बहुत जल्दी नोटिफाई करूंगा मैं। ठीक है, तो नहीं पूछना है तो मैं रोकता हूं। थैंक यू, और आप लोग बने रहिए, मैं जब तक आप Sir? लोगों का अटेंडेंस रिकॉर्ड ना कर लूं। सर आई हैड वन डाउट। यस, सर जो आपने एग्जाम्पल दिया था एम्प्लॉयर वाला, सर अगर एम्प्लॉय ड्रंक होके कोई काम करता है और उसके कारण वो कोई मतलब उसको कॉन्सिक्वेंसेस बियर करना पड़ता है, कुछ हार्म हो जाता है, तो फिर भी एम्प्लॉयर लायबल होगा? आगे जाकर के आप पढ़ेंगे और फैक्ट्री एक्ट में भी आप इसको पढ़ेंगे। फैक्ट्री एक्ट और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में इस बात को ये कहा गया है कि कोई भी जो एम्प्लॉय है वो नेग्लिजेंस के साथ नहीं काम करेगा। ठीक है, मतलब अगर वो जानबूझ करके ऐसा काम करता है जिससे कि कोई नुकसान होना ही होना है, उसका भी हो सकता उसमें सम्मिलित है, तो उस तरीके से फिर वो रिस्पॉन्सिबल सर नहीं बट होगा। यहाँ पर
सर पर यहाँ पर तो नेग्लिजेंस आ जाएगा ना कि उसको नहीं, अलाउ कर दिया गया था ऐसे काम बहुत करने सारे के लिए। मैटर आते हैं, ऐसे बहुत सारे मैटर आते हैं जब व्यक्ति जो है वो दारू पी के भी काम करता है और अच्छे से काम करता है। दारू पी करके भी व्यक्ति होश में होता है, ओवर ड्रंक नहीं किया लेकिन ड्रिंक किया। फर्दर देयर आर मेनी मैटर फॉर विच यू जनरली कैनॉट से, एंड उसको फैक्ट के साथ प्रूफ होना होता है। ठीक है, Okay, sir. थैंक यू। अभी आप बने रहिए जब थैंक यू तक सर। मैं